नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार तेज व्हील्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग इन वीडियोस का अच्छे से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से सेल्फ स्टडी के द्वारा ऑथेंटिक मटेरियल के द्वारा कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से 51 तक जो आर्टिकल है उसको स्टार्ट किया था। मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, हालांकि उसके पीछे वाला भाग थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो हम उसको कंप्लीट करते हुए इस वीडियो के अंदर ये जो नीति निर्देशक तत्व है जिसमें जो गांधीवादी कौन कौन से हैं, साम्यवादी समाजवादी कौन कौन से हैं और उदारवादी दृष्टिकोण के कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो टकराव होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर बाद में जो मूल अधिकार में जो आपके अधित्याग का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, इस तरीके के कुछ चीज़ें बच गई थी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तो वो तमाम सारी चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये वीडियो जो है वो पूरी तरीके से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के जो टॉपिक है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए आपके सामने आएगा। ठीक है, तो हम कल वाली ट्रिक को एक फटाफट से 5 मिनट ही लगेंगे, एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में जो है आगे की क्लास फटाफट से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल ट्रिक बताया था कि हमारी ट्रिक है सासू अमावेश कप सामान्य अंत। यानी कि कल हमने वैसे यहां तक कंप्लीट कर लिया था और मैंने इस ट्रिक के अंदर आपके लिए 2 शब्द भी और जोड़े थे। शशि अशोक का नाम उसे दिया था कि शशि और अशोक जो है उसके बीच में अमावस कौन है, तो सासू है। ठीक है, या फिर आपको जस्ट याद करने के दृष्टिकोण से कि सासू अमावस कब सामान्य अंत और शशि और अशोक अमावस के बाद में आप लगा के सारे के सारे जो आर्टिकल है उसको बहुत ही इजी गोइंग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल वाली जो क्लास में हमने किया था उसको फटाफट से लिख लेते हैं और बाद में जो ये शशि अशोक और कब सामान्य अंत है उसको भी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके आर्टिकल 36 है, क्योंकि 36 से 51 ही आपके डीपीएसपी विद्यमान है। ठीक है, तो डीपीएसपी में जो 36 आर्टिकल है वो राज्य की परिभाषा देता है और 37 ये बताता है कि ये जो है क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अनजस्टिसिएबल है, क्या है, ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, इसके बाद में जो आर्टिकल 38 है, यानी कि ये जो है वो हमें क्या बताता है, आर्टिकल 38 हमें बताता है कि हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है। कैसी सामाजिक व्यवस्था बनानी, सा का मतलब क्या है, सामाजिक व्यवस्था। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे और जन कल्याण को या लोक कल्याण को जो है, लोक कल्याण को लोक कल्याण में अभिवृद्धि करें। ठीक, लोक कल्याण में अभिवृद्धि करें। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि सारे के सारे डीपीएसपी के जो आर्टिकल है वो इसी ही पेज पे आ जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर ये तो था 38(1) वाली बात, यानी कि ये 38(1) में लिखी हुई है। 38(2) में जो कि बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, वो कौन सी बात थी कि हम आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा की जो असमानता है, अवसर और सुविधा की जो असमानता है उसे क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर ये आर्टिकल 38 आपके कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अगर हम आर्टिकल जो 39 है इसको अगर शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहे तो 39 में क्या सुनिश्चित करना है, क्या सुरक्षित करना है, तो हमें सुनिश्चित करनी है 6 बातें। कितनी बातें सुनिश्चित करनी है, सुनिश्चित करनी है, राज्य को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है संविधान सभा द्वारा कि ये 6 बातें आपको सुनिश्चित करनी है। ठीक है, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं इसके अंदर कि जो क, ख, घ, घ, और 6, ये 6 बातें सुनिश्चित करनी है। और 6 ही बातों में कौन सी चीजें लिखी हुई है, तो पहली चीज ये लिखी हुई थी कि आजीविका, पर्याप्त आजीविका सबको मिलनी चाहिए। कौन सी आजीविका मिलनी चाहिए, तो पर्याप्त आजीविका यहां पर हमारा कीवर्ड था। ठीक है, पर्याप्त आजीविका।
ठीक है, इसमें क्या था, तो इसमें समवितरण था, यानी कि भौतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए, सामुदायिक हित में समवितरण होना चाहिए। यहां पर क्या था कि संकेंद्रण को रोकना, यानी कि अहितकारी कोई संकेंद्रण हो रहा है तो उसको रोका जाए, ये यहां पर राज्य को निर्देशित किया जा रहा है। जब घ की बात करते हैं तो यहां पर था कि स्त्री पुरुष को क्या है, इक्वल वेतन देना चाहिए समान काम के लिए, यानी कि समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये यहां पर उल्लेखित है। इसी प्रकार से डे को हम देखेंगे तो यहां पर कार्मिकों के स्वास्थ्य की बात की गई है कि कार्मिकों को अपने स्वास्थ्य और शक्ति, कार्मिकों को अपने स्वास्थ्य व शक्ति से बियॉन्ड जाकर कोई काम ना करना पड़े, ऐसा राज्य सुनिश्चित करेगा। और 6 में जो है वो बालकों के स्वास्थ्य की बात की थी। ठीक है, यानी कि ये जो आर्टिकल है वो हमने बहुत ही डिटेल में पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर समझा था। अब हम अमावेश जो है उसकी फुल फॉर्म की तरफ जाएंगे कि अमावेश में ए का मतलब होता है अधिकार, यानी कि आर्टिकल 38 और 39 हमने पढ़ लिया। 39 ए भी मैंने आपको बताया था बाद में कि ये जो है वो विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। किसकी बात करता है, निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ठीक है, 40वां भी आपको पता है कि ये जो है वो पंचायत राज की बात करता है कि पंचायत राज संस्थाएं स्थापित की जाएगी, उनको अधिकार दिए जाएंगे ताकि वो स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर सके। जब हम आर्टिकल 41 की बात करेंगे तो आर्टिकल 41 यानी कि अ का मतलब होता है अधिकार। तो आर्टिकल 41 में क्या लिखा हुआ है कि अधिकार दिया जाना चाहिए, और अधिकार कौन सा दिया जाना चाहिए, तो अधिकार दिया जाना चाहिए आपको शिक्षा का, शिक्षा पाने का, आपको अधिकार दिया जाना चाहिए काम पाने का, आपको अधिकार होना चाहिए लोक सहायता का। ठीक है, लोक सहायता का किन किन कंडीशन में, तो 5 कंडीशन हमने देखी थी, और वो 5 कंडीशन कौन कौन सी है कि आप अगर बेरोजगार है, आप अगर बीमार है, आप अगर बुजुर्ग है, आप अगर जो है वो निशक्त है यानी कि विकलांग है, ठीक है, या फिर अन्य कोई अभाव की स्थिति है, या फिर अन्य कोई अभाव की स्थिति है। यह आपके आर्टिकल 41 यानी कि जो अधिकार है वहां पर वर्णित है। इसी प्रकार से जब माँ को देखेंगे यानी कि 42वें आर्टिकल की हम बात करेंगे तो 42वें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था कि 42वें आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि आपको क्या होना चाहिए, एक तो मातृत्व सहायता का अधिकार होना चाहिए कि यानी कि जब प्रसूति कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको राज्य जो है वो सहायता प्रदान करे। और दूसरी बात जो थी वो मानवोचित दशा में काम करने का अवसर उसे मिलना चाहिए, मानवोचित दशा में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको न्यायोचित दशा में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। जब हम वे की बात करें यानी कि आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 43 हमें यह कहता है कि हमें जो है वे यानी कि पर्याप्त वेतन, पर्याप्त मजदूरी जो है, या फिर यूं कहो कि निर्वाह, जितने में किसी व्यक्ति का निर्वाह हो जाए ना, तो वो निर्वाह का वेतन या मजदूरी जो है उसे दी जानी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके साथ में और भी चीजें थी, यानी कि जो है और कार्मिकों को जो शिष्ट जीवन स्तर वो जी सके, ठीक है, एक पर्याप्त रूप से शिष्ट जीवन स्तर जी सके, इतना निर्वाह उनको वेतन और मजदूरी मिलनी चाहिए। उनको जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर है वहां पर भागीदार होने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी जैसे कुटीर ग्राम उद्योग की भी यहाँ पर बात की गई थी, तो वो तमाम सारी चीजें भी यहाँ पर है। यानी कि हम जो है अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो शिष्ट जीवन स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर में जो उसको भागीदार करने की बात की जा रही है, और एक ग्रामीण कुटीर उद्योगों की भी बात यहाँ पर की जा रही है। ग्रामीण कुटीर उद्योग जो होते हैं उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही थी। ठीक, इसके बाद में जब 43 में ही अगर हम और बात करें तो 43 के बाद में ये जो है वो आपके 43 ए और 43 बी को नोटिफाई करता है, यानी कि 43 ए और 43 बी में किन किन चीजों का वर्णन है। 43 ए में वर्णित है आपके, क्या वर्णित है, सहभागिता। सहभागिता किसकी सहभागिता, तो कार्मिकों की सहभागिता होनी चाहिए प्रबंधन में। ठीक है, इसी प्रकार से 43 बी की अगर हम बात करें तो 43 बी में यह लिखा हुआ है, 43 बी में यह लिखा हुआ है कि ये जो है आपको क्या होना चाहिए, सहकारी संस्थाओं का की स्थापना का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सहकारी संस्थाएं जो है वो सरकार स्टेब्लिश करे, जो कि लोकतांत्रिक हो, जो कि स्वायत्त हो, जो कि व्यावसायिक हो प्रकृति में। ठीक है, इस तमाम सारी प्रकार की यहाँ पर बातें सहकारी संस्थाओं वाली थी। अब कहा, ये तो हुई कल वाली क्लास जहां पर अपने बहुत अच्छे से समझा था। अब यहाँ पर कुछ जल्दबाजी से हमने समझा था तो उसको वापस से हम समझते हैं कि शशि का मतलब क्या होता है। तो ये बेसिकली जो है आपके आर्टिकल 38 हो गया। ठीक, ये आपके जो है आर्टिकल 38 हो गया।
ये आपके 39 हो गया, 39A 40 हमने देख लिया, ये 41 हो गया, ये 42 हो गया, ये 43 हो गया, ये 43A और 43B भी यहां पर हो गया। अब हम जब 44 की बात करेंगे तो 44 नंबर के आर्टिकल में ये जो स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता। मैंने याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी, इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगाओ, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि समान नागरिक संहिता। तो 44 में क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता का सरकार प्रयास करेगी। समान नागरिक संहिता की सरकार जो है क्या करेगी? प्रयास करेगी। ठीक है, समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगी, इसका तात्पर्य क्या है? समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगी, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार जो है, जैसे एक तो होते हैं आपके आपराधिक कानून, एक होते हैं सिविल कानून। ठीक है, आपराधिक कानून यानी कि आपने मर्डर कर दिया तो हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को सेम जो है वो दंड दिया जाएगा, परंतु दोनों में विवाह की पद्धति अलग है, दोनों में उत्तराधिकार की पद्धति अलग है, दोनों में जो है आप देखो कि तलाक की पद्धति अलग है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें भी है, वो भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि यहां पर समान नागरिक संहिता की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बाद में हम अगर बात करें सी की, तो यहां पर सी का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो मूलतः संविधान में जो है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ऐसा प्रावधान था। परंतु जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसके अंदर क्या कह दिया गया था कि 0 से, यानी कि जो 0 से 6, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लगाकर 6 साल तक जो वो आंगनवाड़ी में जाता है, उसको जो पोषण की चीजें मिलती है वो भी पर्याप्त रूप से दी जानी चाहिए राज्य की तरफ से। तो आंगनवाड़ी वाला प्रावधान एक तरीके से 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। फिर इसके बाद में जब हम ए की बात करते हैं, अशोक की बात करते हैं, तो ये जो है आपके आर्टिकल 46 को डिनोट करता है, और ये क जो है वो आपके आर्टिकल 47 को, यानी कि ये 44, ये आपके 45 और ये 46। अब आर्टिकल 46 की जब हम बात करें तो यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि यहां पर अ और शो की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि एक तो क्या है कि जो आपके कमजोर वर्ग है, जैसे 80 हुआ, एसटी हुआ, जो अन्य पिछड़े वर्ग है, उनका क्या होना चाहिए? आर्थिक हित जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, या उनके शैक्षणिक हित में संवर्धन करने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 कम्युनिटी का नाम लिखा हुआ है, एससी, एसटी और ओबीसी समझ लो, या फिर अदर बैकवर्ड जो क्लास है, उनका क्या किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा? शिक्षा। देखो, क्योंकि अपनी ट्रिक में ए है तो आप अर्थ पहले लिख सकते हो। ठीक है, आर्थिक व शैक्षणिक हितों में संवर्धन हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है? तो हम सो से निकालना है, सो का मतलब होता है शोषण। ठीक है, तो शोषण, या तो उनको शोषण से बचाना चाहिए या फिर उनके सामाजिक जो अन्याय होता है उनसे बचाना चाहिए। यानी कि शोषण व सामाजिक अन्याय जो होता है उनके साथ में, उनसे संरक्षा मिलनी चाहिए, उनको उनसे क्या मिलनी चाहिए? सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये बेसिकली अशो का जो है वो फुल फॉर्म है। क्या है? एक तो हमें आर्थिक और शैक्षणिक हितों का संवर्धन करना है, एससी एसटी ओबीसी जो कम्युनिटी है उनकी, और शोषण और सामाजिक अन्याय से जो है वो उनकी सुरक्षा करनी है। ये कहां पर लिखा हुआ है? आपके आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। जब हम आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 में क्या कहा हुआ है कि कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है राज्य का? तो कर्तव्य है स्तर बढ़ाना, मतलब हमें ऐसा याद करना है कि कर्तव्य है राज्य का स्तर बढ़ाना। किसका स्तर बढ़ाना? तो पोषाहार का स्तर बढ़ाना। किसका स्तर बढ़ाना? तो जन स्वास्थ्य जो है उसका स्तर बढ़ाना। और जो है ये तमाम सारी चीजें यहां पर उल्लेखित है। यानी कि कर्तव्य में स्तर किसका बढ़ाना है? पोषाहार का स्तर बढ़ाना है, पोषाहार का स्तर बढ़ाना है। और एक और चीज क्या है कि आपके जो है जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य जो है उसका भी आपको क्या बढ़ाना है? स्तर बढ़ाना है। ठीक, और एक और चीज का स्तर बढ़ाने की बात की गई थी, और वो था आपके जो जीवन स्तर जो होता है, उनका जो जीवन जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसके स्तर बढ़ाने की भी बात की गई थी। यानी कि तीसरा कौन सा स्तर था? जीवन स्तर। जो उनका जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, जन स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो जो भी आपके, जैसे कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, या फिर जो आपके औषधियों में भी काम में आता है, तो औषधियों से इतर अगर कोई ड्रग्स का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। यहां पर राज्य का कर्तव्य ये दिया हुआ है डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 47 में कि जो ड्रग्स है, जो आपके शराब है, जो आपके जो है औषधीय इतर जो औषधीय से इतर जो
आपके ड्रग्स या फिर दवाइयों का जो प्रयोग है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए, उस पर क्या है, कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये आपके आर्टिकल नंबर 47 में वर्णित है, जो कि कल उतना ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाया था। तो आज हम समझेंगे कि शशि का मतलब, स का मतलब समान नागरिक संहिता, सी का मतलब शिक्षा, यानी कि शिक्षा किनके लिए, तो बच्चों के लिए शिक्षा, जो 0 से 14 तक जो है ये बाद में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यानी कि आंगनवाड़ी वाला जो प्रावधान है वो 86वें संविधान संशोधन के अंदर किया गया। जब हम 46 की बात करेंगे यानी कि अशोक की बात करेंगे, तो एक तो आर्थिक हित, आर्थिक हित के साथ में शैक्षणिक हित जोड़ लो। इसी प्रकार से शोषण की जब बात कर रहे हैं तो सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी संरक्षा की जानी चाहिए, किनकी, तो यहां पर 3 कम्युनिटी का नाम उल्लेखित है, एससी, एसटी और ओबीसी। इसी प्रकार से 47 में जो कर्तव्य लिखा हुआ है यहां पर हमें ऐसे याद करना है कि कर्तव्य किसका, स्तर बढ़ाने का कर्तव्य होना चाहिए। किसका स्तर बढ़ाए, तो लोक स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा दो, आपका जीवन स्तर का स्तर बढ़ा दो, आप पोषण का स्तर बढ़ा दो। और लोक स्वास्थ्य का जब स्तर बढ़ाओगे तो आप जो ड्रग्स है, जो शराब है, इनकी बंदी पर, अफीम की बंदी पर, इन पर जो है आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके 47 नंबर के आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो 48 नंबर का जो आर्टिकल है, यानी कि 48 नंबर के आर्टिकल, यानी कि क, वैसे तो क प दोनों ही जो है वो 48 को डिनोट करते हैं, परंतु प के लिए हम स्पेशली 48A जो है वो बाद में भी जोड़ा था हमने। ठीक है, तो जब हम 48 की बात करें तो 48 दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो आप। 48 नंबर के अनुच्छेद में क्या उल्लिखित है कि कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, जो आपके साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसको फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो नई नई जो पद्धतियां आती है, जैसे कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग आई है, या फिर जो है उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, हरित क्रांति आई है, इसी प्रकार से पशुओं में जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया गया था, तो इन तमाम सारे कामों की तरफ जो है वो सरकार का प्रयास रहेगा। तो 48 आर्टिकल में कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति, और एक और चीज ये लिखी गई थी कि जो दुधारू पशु है, जो भारवाहक, जो आपके भारवाहक पशु है उनका या फिर बछड़ों का जो वध किया जाता है उस पर भी रोकथाम लगाना चाहिए राज्य को, जब भी जो है ऐसे संसाधन राज्य के पास में उपलब्ध हो। यानी कि बलि पर रोकथाम की भी यहां पर बात की गई थी, बलि पर रोकथाम की भी बात की गई थी। और किन किन का, तो जो आपके दुधारू पशु है, दुधारू पशु है, जो आपके भारवाहक पशु है, या फिर जो है आपके बछड़े जो है उनके क्या है, बछड़ों के बलि पर रोकथाम लगाना चाहिए। ये आपके आर्टिकल नंबर 48 हो गया। अब 48A में क्या है, देखो कृषि और पशुपालन दोनों यहां से भी ले सकते हो आप। ठीक है, फिर 48A की बात करें तो प का मतलब क्या होता है, तो यहां पर प का मतलब कुछ अलग शब्द वर्णित है, जैसे कि एक मिनट रिकॉल नहीं हो रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने आप जो है वो हो जाएगा। हाँ, प का मतलब है पर्यावरण, प का मतलब क्या है, पर्यावरण। तो 48A को जो है मैं इधर लिख देता हूं ताकि हमारे उधर जो है ज्यादा गिच पिच ना हो। ठीक है, 48A में क्या है कि पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की बात कहां पर की गई थी, तो आपके 48A के अंदर जो है पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की बात की गई थी। और ये वाला जो आर्टिकल है वो भी आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 वाला था उसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि अगले वाले आर्टिकल की, यानी कि स्मा जो 48 हो गया यहां पर, तो 48 के बाद में ये कौन सा होगा, 49 होगा, ये कौन सा होगा, 50 होगा, ये कौन सा होगा, तो आपके 51 नंबर का आर्टिकल होगा। तो सबसे पहले 49 की बात करते हैं। 49 में जो स्मा लिखा हुआ है उसका मतलब है स्मारक। क्या है, स्मारक, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी संस्मारक है, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उनका जो है संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। उनके पुरातात्विक जो महत्व के जो स्थल है उनका संरक्षण क्या है, राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। संसद की विधि के द्वारा जिनको भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाता है उनका संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। संसद की विधि के द्वारा जिन्हें भी राष्ट्रीय संस्मारक की घोषणा की जाती है। तो हमें केवल ये याद रखना है कि जो स्मारक है या संस्मारक जो है राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक है उनका क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। जब हम 50 नंबर के आर्टिकल की बात करते हैं तो इसी में ही जो आपकी जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है उसमें पूर्णतः पृथक्करण की बात की गई है, ताकि शक्तियां जो है वो एक स्थान पर केंद्रित ना हो
यानी कि जो हम मोंटेस्क्यू की अवधारणा की बात करते हैं तो वहां पर भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण की बात की गई है। तो यहां पर हमारे स्पष्ट रूप से नीति निर्देशक तत्वों में यह उल्लेख किया गया है कि जो है आपकी कार्यपालिका है, या क्योंकि न्याय शब्द लिखा हुआ तो आप न्यायपालिका पहले लिख सकते हो, न्यायपालिका व कार्यपालिका में, न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथक्करण की बात कहां पर की गई है? तो पृथक्करण की बात की गई है आपके आर्टिकल 50 में। ठीक है, जब हम 51 की बात करते हैं तो 51 में अंत का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए भारत जो है हमेशा काम करेगा। भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेगा। भारत जो है विवादों को जो है वो मध्यस्थता के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेगा, और भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्थायित्व के लिए काम करेगा। तो यहां पर 4 बातों का वर्णन है। जो पहली बात है वो है अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए भारत जो है वो काम करेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम करेगा। जो अंतरराष्ट्रीय संधियां है, जो अंतरराष्ट्रीय क्या है, संधियां है आपके, अंतरराष्ट्रीय संधियां है, उनका सम्मान करेगा राज्य। ठीक, इसी प्रकार से जो आपके विवाद है उनका मध्यस्थता से, अंतरराष्ट्रीय जो मध्यस्थता है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद है उनका मध्यस्थता से उनका समाधान, मध्यस्थता से उनका सम्मान किया जाए, ऐसा राज्य प्रयास करेगा। यानी कि ये जो आपके पूरे के पूरे डीपीएसपी के जो आर्टिकल है, जो कि आप सासु अमावेश कप सामान्य अंत से याद कर सकते हो, सासु अमावेश के आगे शशि और अशोक का नाम लिख सकते हो। इसके द्वारा आपके आर्टिकल 36 मतलब आर्टिकल 38 से लगाकर आर्टिकल 51 जो है वहां तक आप इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, 36 राज्य के बारे में है, 37 जो है गैर न्यायोचित प्रकृति के बारे में उल्लेखित है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही स्लाइड में आपको पूरी की पूरी जो है वो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। एक क्या होता है, एक तो क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल सा कि फला आर्टिकल में क्या वर्णित है ये बता दो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है कि एक जो है इधर की तरफ आर्टिकल दे दे, इधर की तरफ आपको जो है डीपीएसपी का कोई सिद्धांत लिख के दे दे, कोई बीच में से भी कोई शब्द, ये जैसे कि कार्मिकों और के स्वास्थ्य की बात की गई है या शक्ति से बियॉन्ड नहीं जाकर काम करने की बात की गई, तो कोई छोटा सा आर्टिकल भी लिख के आपको दिया जा सकता है, तो उसको भी आपको मिलान करना पड़ सकता है। ठीक, दूसरा कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो वो ये आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया। जैसे कि आप अब हम देखना अगर चाहे तो जैसे कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा की असमानता की बात है तो ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक, इसी प्रकार से आप देखो कि ये बालकों के स्वास्थ्य की जो बात है वो 42वें संविधान में संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसी प्रकार से आपके 39A वाली जो बात है ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि और भी कई सारी चीजें, जैसे कि 43A है जो कि सहभागिता की बात कर रहे हैं, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सहकारिता वाली बात 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ठीक, फिर इसी प्रकार से जो है आपके ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये आपके जो शिक्षा वाला जो संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन, उसके अंदर जोड़ा गया। ठीक, फिर इसी प्रकार से आप देखिए कि ये जो आपके 48A है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से समय दर समय जो है इसमें परिवर्तन होता आया है। तो इन तमाम सारे परिवर्तनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल कब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब जो है इसकी राज्य और न्यायिक गैर न्यायोचित प्रकृति के बारे में पिछली वीडियो में हमने बहुत ही डिस्कशन कर लिया था। अब एक तीसरे प्रकृति के क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गांधीवादी है, कौन सा समाजवादी है और कौन सा उदारवादी है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन सा गांधीवाद को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन सा उदारवाद को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा समाजवाद को सपोर्ट कर रहा है। तो आप एक अगेन जो इसी ट्रिक को ही आप वहां पर फॉलो कर सकते हो, यानी कि ये जो सासु अमावेश है ना, यहां के मैक्सिमम डालने हैं आपको समाजवाद में। कहां पर डालने हैं? समाजवाद में। यानी कि ये जो आर्टिकल 38 है वो समाजवाद को बताता है, ये जो आर्टिकल 39 है वो भी समाजवाद को बताता है। ठीक है, हालांकि जो निशुल्क विधिक सहायता है, क्योंकि यहां पर भी समान न्याय की बात की गई है, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, तो ये भी समाजवाद का हिस्सा है। ठीक, फिर ये अधिकार है, ये भी समाजवाद का हिस्सा है। ये जो आपके मातृत्व सहायता और मानवोचित कार्यों में दशा है, ये भी एक तरीके से समाजवाद का हिस्सा है। परंतु आप यहां पर देखेंगे 43वां में, ये जो 43वां का ये वाला भाग है ये तो समाजवाद का हिस्सा है, परंतु आप अगर हम बात करें सहकारिता की, तो ये सहकारिता वाला जो हिस्सा है वो गांधीवाद का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है?
वो आपके गांधीवाद का हिस्सा है। यानी कि 43 भी किसका, सहकारिता की बात कौन करता है, कुटीर उद्योगों की बात कौन करता है, इवन 43 का ये वाला ग्रामीण कुटीर उद्योग वाला जो भाग है ये भी गांधीवाद की बात करता है। ठीक, यानी कि नीले नीले में जो मैं कर रहा हूं वो आपके गांधीवाद का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके अलावा गांधीवाद किसकी बात करता है, तो गांधीवाद शिक्षा की भी बात करता है, अनिवार्य शिक्षा की भी बात करता है। ठीक, हालांकि जो है आपके उदारवादी नजरिया भी शिक्षा की बात करता है। फिर इसके बाद में देखें तो आर्टिकल अशोक जो है, ये पूरा का पूरा जो अशोक है वो भी आपके जो है गांधीवाद की बात करता है। यानी कि जो आपके आर्थिक और शैक्षणिक एससी एसटी ओबीसी वाली जो बात है वो कौन बात करता है, गांधी जी बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो कि जब हम बात करते हैं कि यहां पर, हाँ वो तो बाद में आएगा, पहले ये जो ड्रग्स और शराबबंदी की बात, आपको पता है कि गांधी जी कितनी जो है प्रखरता से उठाते हैं कि जो है शराबबंदी होनी चाहिए। तो गांधी जी इसके लिए काफी सारा प्रयास भी किया, अस्पृश्यता के लिए भी गांधी जी ने प्रयास किया है। ठीक है, वर्धा जो सम्मेलन आयोजित हुआ था तो उसमें शिक्षा की बात की थी। ठीक है, अब जब हम बात करें कि गांधी जी ने और किसकी बात की, तो गांधी जी ने ये जो दुधारू पशुओं की जो बलि होती है, ठीक है, इसके विरुद्ध में भी बात की थी। ठीक है, अब जब हम उदारवादी नजरिए की बात करें तो उदारवादी नजरिए को मैं जो है आपके, हाँ व्हाइट जो है इससे डिनोट करता हूं। देखो तो वो कौन सी बात है, यानी कि सासू अमावेश जो है वो पूरा का पूरा आपके जो है किससे है, समाजवादी वाला है, और नीला वाला जो है आपके गांधीवादी वाला है। अब हम उदारवादी नजरिए की बात करें तो ये पूरा का पूरा कप सामान्य जो अंत है वो उसको आप जो है उदारवादी नजरिए में देख सकते हो। कहा कैसे देख सकते हैं, इवन ये जो स वाला जो एरिया है, शशि वाला जो एरिया है, ये भी आपके उदारवादी नजरिए में आएगा। कैसे कि समान नागरिक संहिता की कौन बात करता है, तो उदारवाद बात करता है। इसी प्रकार से शिक्षा की भी उदारवाद बात करता है। ठीक, फिर स्मा की स्मारकों की बात कर लो आप, चाहे आप कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कर लो, चाहे जो आपके अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि की बात कर लो, ये भी कौन बात करता है, आपके उदारवाद बात करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि पशुओं में जो वैज्ञानिक पद्धति, पशुओं में नस्ल सुधार और कृषि में जो आपके वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है, ये भी कौन बात करता है, आपके गांधीवाद ही बात करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है हमने लगभग लगभग सारी चीजें देख ली है कि किस प्रकार से ये जो आपके 47 वाला जो है वो भी गांधी जी बात करते हैं। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा और स्लाइड में अच्छे से देख लेते हैं कि क्या अभी तक हमने पढ़ा था, तो इसको एक बार से क्विक से रिवीजन कर लेते हैं कि जो है आपके अनुदेशक तत्व 1935 से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, गैर न्यायोचित इसकी प्रकृति है। अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी वो वही है जो भाग 3 में दी गई है। अनुच्छेद 37 में किस प्रकार से गैर न्यायोचित इसे बताया गया है। ठीक है, फिर आप देखो कि 38 में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, 39 में कौन कौन सी चीजें सुनिश्चित करनी है, 6 प्रकार की चीजें। ठीक, फिर यहाँ पर देखो 39 के निःशुल्क विधिक सहायता, 40वां ग्राम पंचायत, 41वां लोक सहायता पाने का किन किन चीजों में अधिकार, कौन कौन से अधिकार है, यहाँ पर ट्रिक हमारी अधिकार थी। ठीक है, तो अधिकार यहाँ पर जो हमारी लोग ये ट्रिक थी। ठीक है, फिर 42वां में मातृ ट्रिक थी, यानी कि मातृत्व और मानवोचित दशा। ठीक, फिर यहाँ पर जो है हमने 43वां में वेतन देखा, सहभागिता 43A में, और सहकारिता 43ख में। 44वां में संविधान जो समान नागरिक संहिता देखी। 45वें में हमने शिक्षा देखी, और कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, सभी बालकों को 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु की जो बात है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर सबसे पहले बात की गई थी। इसी प्रकार से 46वां जो है, जो कि अशोक में अशो है, वो क्या है कि आर्थिक हित और शैक्षणिक हित सुनिश्चित किए जाने चाहिए किसके, एससी एसटी और समाज का जो कमजोर वर्ग है। ठीक है, उसको उसके सुनिश्चित किए जाने चाहिए। और शो का अर्थ है शोषण या सामाजिक अन्याय से उसको मुक्ति दी जानी चाहिए या सुरक्षा उसकी की जानी चाहिए। ठीक है, 47वां में कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, स्तर बढ़ाने का, पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य का स्तर। ठीक है, इसमें ड्रग्स, शराब और नशीली दवाएं जो है उनके उपभोग जो है दवाई से इतर ना हो, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। कप में जो है वो कृषि पशुपालन की बात की गई है कि वैज्ञानिक प्रणाली अपनाएंगे और वध को प्रतिषेध करेंगे, भारवाहक जो दुधारू पशु है उनके बारे में। प का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, वन्य जीवों वन व वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जब हम 49 की बात करते हैं तो 49 में क्या बात की गई है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए जाने वाले जितने भी कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक है, ऐसे स्थान है, ऐसी वस्तुएं हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब उनका जो है कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब 50 की बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक होना चाहिए। राज्य में जितनी भी लोकसभाएं हैं वहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होनी चाहिए, पृथक होनी चाहिए।
ठीक है, 51 में क्या है? तो 51 में है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पहली बात में अभिवृद्धि करनी चाहिए। राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंध होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि जो है उसकी बाध्यताओं के प्रति जो है हमें आदर रखना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जो विवाद है उनके प्रति मध्यस्थता के द्वारा जो है हम आर्बिट्रेशन के द्वारा उसका निपटारा करें, ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कि हम वहां पर जो चीज लैग कर गए थे वो था कि राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तो न्यायपूर्वक संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है एक और चीज अपन लिख लेनी चाहिए अपन को कि राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। तो ये यहां पर, हाँ, राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? तो राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? आदर वाला। ठीक है, एक दूसरे का जो है हम सम्मान करें, आदर करें, सम्मानजनक स्थिति में एक दूसरे को रखे, ऐसा संबंध हमारा होना चाहिए। यानी कि यहां पर भी अंतरराष्ट्रीय शांति समृद्धि, अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना चाहिए हमें, विवाद की स्थिति में मध्यस्थता अपनानी चाहिए, और राष्ट्रों से क्या है? न्यायपूर्ण संबंध। हाँ, राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? न्यायपूर्ण या फिर आदरपूर्वक संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके अगेन यहां पर आते हैं वापस कि आर्टिकल 50 और 51 में क्या वर्णित है। तो यहां पर चार चीजें वर्णित है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करनी चाहिए, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण संबंध और सम्मानपूर्वक संबंध होने चाहिए। तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय विधि और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं उनकी बाध्यताओं को हमें पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद है उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन के द्वारा हम उसको सोल्व करें। ये चारों बातें अनुच्छेद 51 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 50, 49 और इससे पहले 48 है, ये देख चुके हैं हम डिटेल में। अब हम बात करते हैं जो तीसरी प्रकृति में जो प्रश्न बता रहा था कि ये जो है वो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा आर्टिकल जो है उदारवाद के दृष्टिकोण से प्रेरित है। ठीक है, तो उदारवाद से प्रेरित ये है, समाजवाद से प्रेरित ये है। यानी कि आपकी सासू अमावेश जो पूरा का पूरा है वो आपके कहां पर आएगा? सासू अमावेश आएगा आपके समाजवाद में। ठीक है, यानी कि देखो आर्टिकल 38 आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि क्या वास्तव में यही चीजें हैं। तो जब हम बात करें आर्टिकल 38 की, तो आर्टिकल 38 में कैसी सामाजिक व्यवस्था हमें बनानी है? तो हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिससे कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो। ठीक है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपके सुनिश्चित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपके सुनिश्चित हो, जिससे कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर व सुविधाओं की जो असमानता है, सुविधाओं की जो असमानता है वो समाप्त करें, हम उसको कम करें हम। आर्टिकल 39 क्या है? तो हमें सुनिश्चित करनी है, कितनी बातें सुनिश्चित करनी है? 6 बातें सुनिश्चित करनी है। जब एक पहली बात की बात करें तो वो हमने कहा था कि पर्याप्त आजीविका मिलनी चाहिए सबको। क्या मिलनी चाहिए? पर्याप्त आजीविका मिलनी चाहिए। फिर दूसरी बात हमने क्या कही थी? यानी कि ख में हमने कहा था कि समवितरण किया जाना चाहिए संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का जो है वो क्या है कि समाज के हित में, सामूहिक हित में, सामुदायिक हित में क्या है? समवितरण किया जाना चाहिए। गृह में हमने ये कहा था कि संकेंद्रण ना हो, और जो धन और उत्पादन के जो संसाधन है, जो धन और उत्पादन के जो संसाधन है उनका संकेंद्रण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण ना हो, उसको संकेंद्रण को रोका जाना चाहिए। घ जो है जो कि किसके समान है? जो कि आप देखोगे कि घ जो है वो के समान है। जिस प्रकार से ख और ग में समानता थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो इसमें क्या समानता थी? तो इसमें यह समानता थी कि यहाँ पे पर्याप्त आजीविका की बात की गई है, और यहाँ पर स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले उसकी बात की गई है। जब हम अंग और चे की बात करेंगे तो इन दोनों में भी सिमिलरिटी है, यानी कि यहाँ पर कार्मिकों के स्वास्थ्य की बात की गई है, तो यहाँ पर किसके? बालकों के स्वास्थ्य की बात की गई है। ठीक, फिर 39A जो है वो निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। किसकी बात करता है? तो निशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए, न्याय, ताकि समान रूप से न्याय का वितरण हो सके। ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता की यहाँ पर बात की गई है। जब हम 40 की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 40 के लिए जो है वो आपके किन्होंने कहा था? तो वो गांधी जी ने ही कहा था। ठीक है, तो यानी कि ये जो 40 है
जो कि हमने उधर लिख लिया था। तो 40 को भी हमको जो है नीले पेन से मार्क करना चाहिए, क्योंकि 40 के बारे में किसने कहा था? तो आपके गांधी जी ने कहा था कि पंचायत राज होना चाहिए। कैसा राज होना चाहिए? ग्राम स्वराज होना चाहिए। उनका राम राज्य यही था कि जो जो पंचायत है वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो, उसे किसी अन्य गांव पर, अन्य बाहरी ताकत पर निर्भर ना रहना पड़े। यही गांधी जी के ग्राम स्वराज की मूलभूत अवधारणा थी, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। इथिक्स में भी जब आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि किस प्रकार से गांधी जी कहते थे कि कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सभी गांव, जैसे गांव जो है अपनी सारी जरूरतें खुद पूरा करे, गांव स्वनिर्भर रहे, आत्मनिर्भर रहे, किसी अन्य पर निर्भर ना होना पड़े, तो उसी के लिए वो ये कहते हैं कि हम जो है बॉटम जो है टॉप डाउन अप्रोच की बजाय बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। यानी कि संसद या फिर केंद्रीय सरकार निर्देश नहीं देनी चाहिए पंचायत को, बल्कि पंचायत के द्वारा जो है वो शासन किया जाना चाहिए। तो ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की बात करता है, यानी कि पंचायत भी किसकी बात करता है? वो भी गांधीवादी विचारों की बात करता है। ठीक है, तो हम अगेन वापस उसी स्लाइड पे आते हैं कि जो आपके आर्टिकल 40 उधर चला गया, तो 41 में क्या रहा? तो आपके अमावेश क्या रहेगा? 41 में क्या आएगा? आपके अमावेश आएगा। और अमावेश में क्या है? यहां पर अधिकार दिया गया है आपको। और अधिकार किसका दिया गया है? तो अधिकार आपके शिक्षा पाने का, आपके काम पाने का, और आपके लोक सहायता पाने का। लोक सहायता कौन कौन सी 5 कंडीशन में? कि जब आप बेकार हो, यानी कि आप जो है बेरोजगार हो, जब आप बीमार हो, जब आप निशक्त हो, जब आप बुजुर्ग हो, या अन्य कोई अभाव की स्थिति आपके अंदर हो, तो राज्य को क्या है? आपको उसके आर्थिक क्षमता में रहते हुए आपको अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है। माँ का मतलब क्या होता है? कि मानवोचित दशा में, मानवोचित दशा में सबको काम करने का, न्यायोचित दशा में सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए। और मातृत्व सहायता यानी कि प्रसूति सहायता का भी सबको अधिकार होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में जब 43 की बात करेंगे, यानी कि वे, यानी कि निर्वाह वेतन का अधिकार होना, निर्वाह वेतन का अधिकार, निर्वाह मजदूरी सबको मिलनी चाहिए, ताकि वो कैसा जीवन जी सके? ताकि वो शिष्ट जीवन स्तर जी सके, ताकि वो शिष्ट जीवन स्तर जी सके, अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियां है उनके अंदर जो है वो क्या कर सके? सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में वो जो है वो भागीदारी ले सके। और यहां पर एक और चीज भी उल्लेखित है, जैसे कि मजदूरी कैसा कैसा होनी चाहिए? निर्वाह मजदूरी वो पर्याप्त, हाँ, निर्वाह मजदूरी वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि वो शिष्ट जीवन स्तर जी सके और अवकाश का भी संपूर्ण उपभोग वो कर सके। ठीक है। और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर जो है वो भी उसे दिए जाएं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो अवसर है वहां पर वो भागीदारी दर्शा सके। परंतु यहां पर जो ये ग्रामीण कुटीर उद्योगों की जो बात है, ये गांधी जी के द्वारा कही गई थी कि कुटीर उद्योग, क्योंकि गांवों में खुद की खेती हो, खुद के कुटीर उद्योग हो, खुद की सारी सर्विसेज हो, यानी कि कृषि प्राथमिक सेक्टर, उद्योग द्वितीयक सेक्टर, सेवा तृतीयक सेक्टर क्षेत्र, तो इन तीनों ही क्षेत्र में गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी। ठीक है। तो ये जो विचार है वो गांधीवाद के अंदर हम देखेंगे, यानी कि अब जब हम यहां पर चर्चा करेंगे तो ये जो 43 का ये वाला जो बी वाला जो भाग है, 43 का जो बी वाला जो भाग है, सॉरी, हाँ, 43 का जो कुटीर उद्योग वाला जो भाग है, वो गांधी जी ने कहा था कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। और इसको सरकार को इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा ग्राम कुटीर उद्योग जो के लिए जो भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं वो गांधीवाद के तहत ही किए जाते हैं। ठीक है। यानी कि 43 का एक भाग आपके गांधीवाद का हिस्सा है, हालांकि मैक्सिमम भाग आपके समाजवाद का हिस्सा है। 43 ए की हम बात करें, यानी कि अमावेश, तो 43 ए में स में क्या है? सहभागिता। क्या है? सहभागिता, यानी कि कार्मिकों का सहभागिता। तो कार्मिकों की सहभागिता होनी चाहिए प्रबंधन में। ठीक है। यानी कि कार्मिक जो कि दबा कुचला वर्ग है उसकी सहभागिता होनी चाहिए, प्रबंधन जो कि सशक्त वर्ग है, यानी कि ये भी कैसी अवधारणा है? समाजवाद की अवधारणा। जब हम गांधीवाद के ऊपर चलेंगे तो गांधीवाद में सबसे पहली बात तो यही है कि आपके पंचायत राज होना चाहिए भैया। तो पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए, जो कि कैसा हो? ज्ञान रखना, ये वर्ड याद रखना कि स्वायत्त शासन, ये शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कौन सा शब्द वर्णित है? स्वायत्त शासन। इसको स्वशासन भी हम कह सकते हैं। स्वशासन की स्थापना की बात की गई थी, स्वशासन की स्थापना की बात की गई थी पंचायतों के संदर्भ में, न कि स्व प्रशासन या शासन या फिर जो है प्रशासन की बात की गई थी। ठीक है। विकेंद्रीकृत प्रशासन ऐसा नहीं है, स्वशासन या विकेंद्रीकृत शासन की बात की गई थी। ठीक है।
जो 43 का ये वाला जो भाग है जो कि कुटीर उद्योगों वाला भाग है, ग्रामीण कुटीर उद्योगों की बात है, वो भी कहां पर है, गांधीवाद के अंदर ही है। जब हम 43B की बात करें, यानी कि यहां पर अगर सहभागिता है तो यहां पर क्या होगा, सहकारिता। क्या है, सहकारी संस्थाएं, सहकारी जो संस्थाएं हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट सरकार को करना चाहिए, जो कि कैसी हो, जो कि स्वायत्त हो, जो कि जो है आपके लोकतांत्रिक हो, जो कि कैसी हो, आपके व्यवसायिक हो प्रकृति में, ठीक है, संचालन में कैसी हो, व्यवसायिक हो, ठीक है। और जिसका गठन जो है वो गठन कैसा होना चाहिए, स्वैच्छिक गठन होना चाहिए। भैया जिसकी इच्छा हो वो आप सरकार सहकारी संस्थाएं वो स्टेब्लिश कर सके, ठीक है। वो स्वायत्त होना चाहिए, निर्णयन में कैसी होनी चाहिए, स्वायत्त होनी चाहिए। वो जो है संचालन में कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। वो आप उसका प्रबंधन देखो तो वो कैसा होना चाहिए, व्यवसायिक होना चाहिए। ये 43B में ये भी बात कहां से ली गई है, तो ये भी गांधीवाद से ली गई है। जब हम आर्टिकल 46 की बात करेंगे, यानी कि हम अब अशोक की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि सासू अमावेश इधर आ गया, कप सामान्य उधर आ जाएगा, सासू अमावेश यहां पे आ गया, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपके कप सामान्य, क्या आएगा, कप सामान्य अंत यहां पे आएगा, ठीक है। यानी कि अशोक जो है, शशि अशोक, शशि भी उधर जाएगा, शशि भी आपके इधर जाएगा, परंतु जो अशोक है यानी कि शो, अशो और क जो है वो यहां पर आएगा। क्यों, क्योंकि गांधी जी ही जो है वो तीन कम्युनिटी SC ST और जो पिछड़े हैं उनके उनके आर्थिक व शैक्षणिक हित, आर्थिक व शैक्षणिक हित को संवर्धन करने की बात करते हैं। गांधी जी ही जो है वो शोषण व सामाजिक अन्याय से उनको मुक्ति मिले, उनकी सुरक्षा हो, SC ST कम्युनिटी को सुरक्षा मिले, इसकी बात गांधी जी ही करते हैं। यानी कि आर्टिकल 46 भी किसके तहत आएगा, गांधीवाद के तहत आएगा। जबकि आर्टिकल 47 की हम बात करें, यानी कि कर्तव्य होना चाहिए, किसका कर्तव्य होना चाहिए, स्तर बढ़ाने का कर्तव्य होना चाहिए। तो वो स्तर बढ़ाने की जो कर्तव्य की जो बात करते हैं, स्तर बढ़ाने का कर्तव्य जो होना चाहिए, यानी कि पोषाहार का आप स्तर बढ़ाओ, आप जो है वो आपके जीवन स्तर की बढ़ाने की बात हो, या जो है आपके लोक स्वास्थ्य के स्तर बढ़ाने की बात हो, जिसके तहत लोक स्वास्थ्य के स्तर बढ़ाने की बात हो, जिसके तहत स्पेशली किसकी बात है, जिसके तहत स्पेशली शराबबंदी की बात है, जिसके तहत स्पेशली जो है आपके अफीम, ड्रग्स और इस तरीके की जो नशीली दवाएं जो ली जाती है उसके प्रतिबंधन की बात है, तो वो भी गांधी जी ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि 48 जो है वो हमने यहां पर देखा था कि कृषि और पशुपालन की बात देखी थी। तो कृषि और पशुपालन में एक बात गांधी जी ने कही थी कि जो है ये जो दुधारू पशु है, ये जो भारवाहक नस्ल के जो पशु है, ये जो बछड़े हैं, आप उनको जो है उनको उनकी बलि नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर उनका जो आप बूचड़ खानों में जाते हो तो बूचड़ खानों के निरोध की भी बात गांधी जी ने ही की थी। यानी कि जो दुधारू पशु है, जो आपके भारवाहक नस्ल है, ठीक है, जो आपके बछड़े हैं, उनको मारा नहीं जाना चाहिए, ये भी बात कौन करता है, गांधी जी। यानी कि गांधीवाद में ये तमाम सारे आर्टिकल, जिसको कि आप जो है अशोक से याद कर सकते हो, ठीक है। एक तो अशोक आ गया आपके, एक कुटीर उद्योग आ गया, ग्राम पंचायत आ गई, एक सहकारिता समिति आ गई, ठीक है। इधर सासू अमावेश आई गया, सासू अमावेश का सेकंड वाला हिस्सा इसके अंदर है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखो कि क्योंकि सासू अमावेश में हमने यहाँ पे आर्टिकल 40 पढ़ा था, तो 40 भी पंचायत वाला यहाँ पर है, जबकि 39A जो है वो इसके अंदर है, ठीक है। जब हम उदारवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर शशि है एक तो, ठीक है, यानी कि एक तो शशि है, और उसके बाद में कप सामान्य जो अंत है वो वाला सेट आपके उदारवाद में आएगा। शशि का मतलब क्या होता है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। तो ये समान नागरिक संहिता किसका हिस्सा है, तो ये उदारवादी जो बौद्धिक उदारवाद जो है वो ये कहता है कि सभी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार का जो है वो समान कानून होना चाहिए। तो इसी के तहत कॉमन सिविल कोड का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी तक ये क्रियान्वित नहीं हुआ है, ठीक है। सी का जो बात करते हैं शिक्षा की, हालांकि जो आधारभूत शिक्षा है उसकी गांधी जी भी बात करते हैं, परंतु जो शिक्षा की मूलभूत जो बात है वो तो उदारवाद से ही आई है। तो शिक्षा वाली जो बात है वो भी कहां पर वर्णित है, उदारवाद में वर्णित है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो 48 है, 48 यानी कि क, ठीक है। क का मतलब क्या होता है, कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए। कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिए,
वैज्ञानिक पद्धति जो अपनाई जानी चाहिए, जो कि अपग्रेडेड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाई जानी चाहिए। चाहे कृषि में आप जो है हरित क्रांति की बात करो, चाहे पशु में आप नस्ल सुधार की बात करो। ठीक है, जब 48A की बात है तो 48A में प ही आता है, यानी कि पर्यावरण और वन्य जीव, पर्यावरण वन व वन्य जीव के संरक्षण की जो बात है, पर्यावरण वन व वन्य जीव के संरक्षण की बात है, ये भी उदारवाद के तहत ही हमारे नीति निर्देशक तत्वों में डाली गई थी। ठीक है, इसके बाद में ये तो है स्म, स्मा, ये है न्य और ये है अंत, कप्समान्य अंत। तो कप्समान्य अंत, शशि कप्समान्य अंत किसका भाग है? तो उदारवाद का भाग है। ठीक है, तो स्मा का मतलब क्या है कि संस्मारकों का क्या किया जाना चाहिए? स्मारकों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय महत्व की हो, जिसको कि संसद विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित करे, संस्था हो, ऐसी कोई वस्तु हो, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। न्याय का मतलब क्या है कि न्यायपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना चाहिए, न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना चाहिए, किससे? तो कार्यपालिका से। ठीक, अंत, अंत का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय। तो अंत का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय में 4 बातें वर्णित है, जैसे कि अभी अपन ने देखा था। तो ये 4 बातें कौन कौन सी है? एक पहली है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि में भारत का सपोर्ट होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि की बात की जानी चाहिए। ठीक, दूसरी बात अगर हम देखें तो एक वो बात करता है कि जो है राष्ट्रों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? राष्ट्रों के बीच में सम्मान पूर्वक संबंध होना चाहिए, या फिर आदर पूर्वक संबंध होना चाहिए, या समानता का संबंध होना चाहिए, न्यायपूर्वक संबंध होना चाहिए, न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां है, जो भी समझौते हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए? आदर किया जाना चाहिए। चौथी बात क्या कहता है? तो चौथी बात ये कहता है कि जो भी आपके जो है अंतरराष्ट्रीय सह अस्तित्व की बात आ गई है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी बात है वो क्या कहता है? आप याद करिए कि चौथी बात जो है आपके शांति समृद्धि, संधियों की बाध्यता, राष्ट्रों में आदर पूर्वक सम्मान, और एक और चीज जो है वो अगेन स्लिप हो गई है, देख लेते हैं। तो हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद है उनको क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटान जो है वो मध्यस्थता से किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो बातें हैं वो कहां पर वर्णित है? आपके उदारवाद में वर्णित है। ठीक है, तो क्या आपको ये स्लाइड दिख रही है? आपको सारी चीजें सही ढंग से नजर आ रही है? तो हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे जो है आप ये देखेंगे कि जो न्यायपालिका और अगेन संसद के बीच में जो टकराव हुआ है, या यूं कहो कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में जो टकराव हुआ है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मामला कहां से स्टार्ट हुआ? जैसा कि आपको पहले भी पता था कि हमारे जो है न्यायपालिका और जो विधायिका है, उसमें हमने आर्टिकल 13 और 368 के तहत भी मूल अधिकार वाली क्लास में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था वो? तो हमने ये पढ़ा था वहां पर कि किस प्रकार से जब जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है, यानी कि जो 39 आर्टिकल, जो 38 आर्टिकल में जो उल्लिखित है। ठीक है, देखो याद करो 38 और 39 में क्या वर्णित है? तो 38 और 39 में वर्णित है आपके सामाजिक व्यवस्था, जो कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की हो। ठीक है, आपके संकेंद्रण और समवितरण की बात है। तो इन चीजों को लागू करने के लिए जब जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया सरकार के द्वारा, तो जमींदार जो है आपके कहां पर चले जाते हैं? न्यायालय में चले जाते हैं, और न्यायालय में जाकर सरकार के द्वारा जो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की गई थी उसको चुनौती देते हैं कि ये जो हमारे आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 19(1)(अ) में जो संपत्ति का अधिकार है, उसको जो है छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्याय जो संसद है उसने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19, सॉरी हाँ, आर्टिकल 31 में क्या है जोड़ा, आर्टिकल जो है ये तमाम सारे आर्टिकल जोड़ के जमींदारी सुधार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन या कृषि सुधार के काफी सारे प्रयास किए थे। तो यहाँ पर भी जो है काफी सारा टकराव होता है। टकराव स्टार्ट होता है चंपकम दोराई जी मामला, जो 1951 वाला है। उस चंपकम दोराई जी वाले मामले में सरकार क्या कहती है? चंपकम दोराई राजन मामले में, जो कि आपके 1950-51 का मामला है, इसके अंदर क्या कहा जाता है? उसके अंदर ये कहा जाता है कि जब फंडामेंटल राइट की बात हो तो डीपीएसपी अगर इन दोनों में टकराव हो, ठीक है, संविधान जो है संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, परंतु आप जो है
डीपीएसपी और मूल अधिकार में अगर टकराव हो तो जो है वो मूल अधिकार ज्यादा मान्य होने चाहिए। इस चंपकम दोराई जी मामले के अगेंस्ट में जो प्रथम संविधान संशोधन किया जाता है, हालांकि प्रथम संविधान संशोधन को ही चुनौती दी गई थी, तो जो चौथा संविधान संशोधन किया जाता है, जो 17वां संविधान संशोधन किया जाता है, उसको अगेन वापस जो है यहाँ किसी मामले में चुनौती मिलती है कि चौथे और 17वें संविधान संशोधन में किस प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में जो संशोधन किए गए थे, उन तमाम सारी चीजों को डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके थे। तो इन तमाम सारी चीजों को अगेन चुनौती दी जाती है आपके गोलकनाथवाद में। और गोलकनाथवाद में क्या कहा जाता है, गोलकनाथवाद में यह कहा जाता है, जो कि इसके ठीक विपरीत था यहां पर, और जो है आपके गोपालनवाद था, वहां पर भी ये कहा गया था कि एफआर में जो है वो संशोधन किया जा सकता है, या फिर जो है आप डीपीएसपी जो है उसके बिहाफ पे कुछ कर सकते हो। परंतु यहां पर यह कहा कि आप डीपीएसपी के बिहाफ पे जो है वो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, और मूल अधिकार जो है वो हमेशा ही डीपीएसपी पर अभिभावी रहेगा। तो इसी के अगेंस्ट में अगेन जो है 24वां और 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये कहा जाता है कि भैया हम तो जो है वो डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को छीनेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट को कम करेंगे। 14, 19 और 31 जो आर्टिकल है उसमें जो है हस्तक्षेप करेंगे। तो वो तमाम सारे आर्टिकल जब 24वें और 25वें संविधान संशोधन में चीजें लाई जाती है, तो फिर अगेन जो है यहाँ पर क्योंकि फिर बाद में जो है आपके एक और मामला जो आता है, जो कि आपके केशवानंद भारती मामला आता है। तो केशवानंद भारती मामले में सरकार से जो न्यायपालिका का जो टकराव चल रहा था, उस टकराव को ठहराते हुए सरकार कहती है, यानी कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आपके 24वां और 25वां संशोधन है वो सही है, परंतु 25वें संशोधन में जो आपने दो चीजें शामिल की थी, यानी कि 31 घ में जो दो चीजें शामिल की गई थी, यानी कि यहां पर भी चीजें कुछ शामिल की गई थी, 31 घ में जो चीजें शामिल की गई थी, यानी कि पहली जो चीज थी वो 31 घ में ये कहा गया था कि आपके आर्टिकल आपके आर्टिकल 39 ख और घ के लिए जो है हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन करेंगे। तो न्यायपालिका ने इससे केशवानंद भारती मामले में क्या कहा, ठीक है आप ये कर लेना, परंतु 31 घ में दूसरी बात जो ये कही गई थी कि न्यायिक समीक्षा जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, न्यायिक समीक्षा इन मामलों की आप नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती मामले में ये कहा कि भैया आप जो ये बात कर रहे हो ना, ये बात तो सरासर गलत है। तो इसको जो है वो नल एंड वॉइड घोषित कर देता है केशवानंद भारती मामला। हालांकि वो कहता है कि संसद जो है उसको फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार है, डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार है, और 24वां 25वां संविधान संशोधन किया है वो भी वैध है, परंतु आप न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार हमारा नहीं छीन सकते। और यहां पर न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद जो है उसको संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भी संशोधित करने का अधिकार है, परंतु संसद को मौलिक ढांचा जो है, जो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं है। यानी कि आप कुछ भी कर लो, परंतु ये जो मौलिक ढांचा है इसमें आप बदलाव नहीं करोगे, ऐसा केशवानंद भारती मामले में कहा था। अगेन आपको पता है कि आपातकाल लग जाता है, और आपातकाल के तहत जो है 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आता है, उसमें जो है काफी सारे बदलाव किए गए। जैसे कि पहली बात तो यही कही गई कि जो आपके 31 घ जो है इसका विस्तार, या फिर यूं कह दो कि डीपीएसपी जो तमाम सारे आर्टिकल है, डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है उनका विस्तार कर दिया एफआर के ऊपर। किनके ऊपर? एफआर के ऊपर। वो कहते हैं कि भैया डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल है वो काफी बड़े हैं एफआर की तुलना में, और एफआर में कटौती कर सकते हैं हम डीपीएसपी के बिहाफ पे, पहली बात। दूसरी बात एक और वो कहते हैं कि आपको न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी नहीं है, ठीक है भैया, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी नहीं है। ये 42वें संविधान संशोधन में कहा हुआ है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कई सारी चीजें कम कर दी थी, परंतु इसके अगेंस्ट में जब सुनवाई होती है और जब मिनर्वा मिल का केस होता है, यानी कि मिनर्वा मिल्स के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, मिनर्वा मिल्स के केस में हमको ये देखने को मिलता है जो कि 1980 वाला केस है, उसमें ये देखने को मिलता है कि आप जो है वो ये जो बात कह रहे हो ना कि सारे ही आर्टिकल जो डीपीएसपी के हैं वो फंडामेंटल राइट पर अभिभावी होंगे, एक तो ये बात गलत है, ठीक है। जब तक आप 31
39 ख और घ की बात कर रहे थे तब तक तो बातें ठीक थी, परंतु अब आप कह रहे हो कि डीपीएसपी के सारे आर्टिकल के बिहाफ पे हम जो है फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 14, 19 और 31 है उसका उल्लंघन कर सकेंगे, तो ये बात आपकी गलत है। दूसरी बात, आपकी न्यायिक समीक्षा रोकने की भी बात गलत है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वो मौलिक ढांचे का भाग है और मौलिक ढांचे में तो आप संशोधन कर ही नहीं सकते। तो यहां पर मिनर्वा मिल्स केस में यह कहा गया था कि भैया फंडामेंटल राइट जो है, हालांकि आप जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो डीपीएसपी के बिहाफ पे, परंतु वो जो है केवल और केवल जो है आपके 39 ख और 39 ग ही अभिभावी है फंडामेंटल राइट पे। अन्यथा आप डीपीएसपी साधारणतः दूसरे जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल है उनके बिहाफ पे आप फंडामेंटल राइट को उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कि आप हमने पढ़ा था 45वें में जो शिक्षा का अधिकार है, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जब संशोधन किया गया तो क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं में भी किया गया, जो आपके आर्टिकल 29 और 30 में है, तो वहां पर वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था। यानी कि अन्य डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरा, आप न्यायिक समीक्षा पर भी रोक नहीं लगा सकते। ये मिनर्वा मिल्स केस हुआ था। फिर यहां पर जो है एक नई व्याख्या मूल अधिकार और डीपीएसपी के जो टकराव पे जो चलती है उस पर मिनर्वा मिल्स केस में दी जाती है कि भैया आप जो है ना इन दोनों में टकराव मत ढूंढो, ये दोनों के दोनों ही जो है भारत के लोगों के लोक कल्याण के लिए सरकार संविधान सभा के द्वारा लाए गए थे। यानी कि ये दोनों जो है वो रथ के दो पहिए हैं, इनको किसी को भी एक दूसरे के ऊपर लादा नहीं जा सकता, ये दोनों ही एक साथ चलेंगे तभी जो है हमारे देश की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ सकती है। यानी कि जब हमें नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना होगा, अगर राजनीतिक उन्नति करनी होगी तो हमें अफार की जरूरत है, राजनीतिक न्याय की स्थापना, अगर सामाजिक आर्थिक विकास करना है तो हमें डीपीएसपी की जरूरत है। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, पूरक है। इन दोनों को एक दूसरे पर लादना छोड़ो आप, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे पर लादने के बजाय ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। हालांकि आप 39 ख और 39 घ के पूर्ति के लिए एफआर का उल्लंघन कर सकते हो। यानी कि इस समय तक तो आपके जो है 31वां नष्ट कर दिया गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इसीलिए आप जो है 14 और 19 का जो है वो उल्लंघन कर सकते हो, परंतु आपको फंडामेंटल राइट भी बनाए रखने हैं और डीपीएसपी भी बनाए रखना है। इन दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करते हुए देश का संचालन करना है। ऐसी व्याख्या मिनर्वा मिल्स केस में दी गई है। अब एक बार डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से चंपकम दोराई मामला जो 1951 का है उसमें यह कहा गया था कि मूल अधिकार व डीपीएसपी में टकराव की स्थिति में फंडामेंटल राइट प्रभावी होंगे। ठीक, ये तो पहले ही जो शुरू में व्याख्या की गई थी 1951 में उसमें यह कहा, परंतु आप जो है संसद जो है वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है और इसी के अनुरूप जो है पहले संविधान संशोधन में आपके जो है 1951 में संशोधन किया गया, नवी अनुसूची डाली गई, 31 क और 31 ख डाला गया। यानी कि जो आपके कृषि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन किया जा सकता है, या फिर जो है आपके नवी अनुसूची वाले जो प्रावधान है। ठीक है, फिर चौथा संविधान संशोधन किया गया जो पिछली वाली क्लास में भी हमने जब मूल अधिकार पढ़े थे तब बहुत डिटेल में पढ़ा था। 17वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, जो कि इसके अकॉर्डिंग था, परंतु इसको भी चुनौती मिलती है। कहां पर मिलती है? गोलकनाथ मामले में। और गोलकनाथ मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस डिसीजन को ही जो है वो बदल दिया जाता है कि आप जो है वो संसद में क्या कटौती, मतलब फंडामेंटल राइट में कटौती कर सकते हो क्या। तो यहां पर कहती है कि जो है आप नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। गोलकनाथ मामले में जो चंपकम दोराई जी वाला मामला था या फिर गोपालन मामला था, वहां पर जो कहा गया था कि आप जो है वो फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, परंतु यहां पर ठीक पलट दिया कि आप जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकते। यानी कि यहां पर क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट इज द ग्रेटर देन डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट जो है काफी बड़ा है, डीपीएसपी की तुलना में काफी ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए आप इसको संशोधित नहीं कर सकते। तो इसके विरोध में अगेन जो है 24वां और 25वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा पारित किया जाता है। 24वें संविधान संशोधन में तो जो है संशोधन की शक्ति, संवैधानिक संशोधन की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। आपको पता है कि जो 13(4) और 368(4), 368(3) ये किस प्रकार से जोड़ा गया था, जो पिछली क्लास से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से 25वें में क्या कहा गया था कि 31 घ में 39 ख और 39 ग है, तो हम 19, 14 और 31 का उल्लंघन कर सकते हैं। ये तो 31 घ का पहला भाग है जो 25वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 31 घ का दूसरा भाग क्या जोड़ा गया था कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, इन मामलों का न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। अर्थात मूल अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होता है तो भी डीपीएसपी जो है उसको प्राथमिकता और सर्वोच्चता दी जानी चाहिए और न्यायालय को ऐसे मामलों की न्यायिक समीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा जब 25वें संविधान संशोधन में कहा गया, तो फिर जब केशवानंद भारती केस होता है
तो केशवानंद भारती केस में इस वाले मामले को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, इस वाले मामले, ये जो दूसरा वाला जो केस है 3931 घ का जो दूसरा भाग है उसको नल एंड वॉइड घोषित करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि आपने 24वां जो किया वो सही है कि भैया संसद जो है वो आपके मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है डीपीएसपी के बिहाफ पर। 25वां जो संशोधन है जिसका जो पहला भाग है 31 घ वाला के 39 ख और घ संवितरण और संकेंद्रण पर जो अधिकार है, संवितरण और संकेंद्रण का जो राज्य का कर्तव्य है, उसके लिए आप जो है 19, 14 और 31 का उल्लंघन कर सकते हो। यहां तक तो ठीक था। ये केशवानंद भारती मामले ने कहा कि भैया ठीक है आप फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर दो, ये वाली चीज को भी खारिज करके इसी वाली चीज को वापस स्टेब्लिश कर दिया और 39 ख और घ को जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर बता दिया। परंतु ये न्यायिक समीक्षा रोक रहे हो ना आप, ये वाला काम आपका गलत है। तो ये केशवानंद भारती मामले में क्या कहा गया था कि 31 घ का जो दूसरा भाग है उसको निरस्त कर दिया। और वो कौन सा, कि न्यायिक समीक्षा जो है वो मूल ढांचे का अंग है और 31 घ के प्रथम भाग को वैध करार दिया, यानी कि 39 ख व ग के लिए जो आप डीपीएसपी के जो कि डीपीएसपी के मामले हैं उनके लिए आप मूल अधिकार के 19, 14 और 31 का उल्लंघन कर सकते हो। यानी कि यहां पर ये इन्होंने कह दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो छोटे हैं 39 ख व 39 घ के मामले में, ठीक है। अन्यथा तो फिर जो है बराबर का मामला है। फिर 42वां संविधान संशोधन लेके आई इंदिरा गांधी और उन्होंने क्या कहा, 31 घ का जो विस्तार है, यानी कि ये 31 घ जो है उसका विस्तार कह दिया कि भैया डीपीएसपी सभी आर्टिकल होता है, डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने एक्सट्रीम सिचुएशन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हुए संशोधन करते हुए कहा कि 31 घ का विस्तार सभी नीति निर्देशक तत्वों के लिए है, इसीलिए एफआर और डीपीएसपी में अगर टकराव की स्थिति होती है तो डीपीएसपी को सर्वोच्चता व प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि फंडामेंटल राइट की तुलना में जो है आपके डीपीएसपी काफी बड़ा है, ऐसा कौन से वाले केस में कह रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन में कह रहे हैं। और न्यायालय को इन मामलों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी नहीं होगा। अब केस का सुनवाई होती है आपके मिनर्वा मिल्स केस में, यानी कि 1980 में, और इसमें 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती दी जाती है और इस आर्टिकल में जो संशोधन किया गया था उसको असंवैधानिक करार दे दिया जाता है कि भैया आपने जो ये कहा है ना, कौन सी वाली चीज, आपने जो ये बात कही है ना कि सभी 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 नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार है फंडामेंटल राइट तक, एक तो ये बात गलत है, एक न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है, ये भी बात आपकी गलत है, ठीक है। तो फिर यहां पर जो मिनर्वा मिल्स केस में क्या व्याख्या की है कि 42 को असंवैधानिक करार दिया और एक बार फिर जो पहले वाला जो मामला था, यानी कि 25वें संविधान संशोधन का जो पहला वाला भाग था 31 घ का जो पहला भाग था उसी को ही लीगल बनाया रखा कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अधीनस्थ बताया, किन मामलों में, इन मामलों में। अच्छा, एक बार फिर नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अधीनस्थ बताया, यानी कि फंडामेंटल राइट को जो है वो डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट को जो है वो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट के क्या बताया, अधीनस्थ बताया। परंतु एक मामले में जो है वो डीपीएसपी बड़ा है फंडामेंटल राइट से, किस मामले में, तो वो है आपके ये वाला मामला, कौन सा, कि 39 ख व घ को लागू करने के लिए आप 14 और 19 का उल्लंघन कर सकते हो। अब यहां पर व्याख्या क्या करता है कि एफआर और डीपीएसपी में संतुलन साधते हुए उन्हें रथ के 2 पहिए बताया, कहा कि भैया ये रथ के 2 पहिए हैं, इन दोनों को एक दूसरे पर लादकर आप रथ को नहीं चला सकते, यानी कि इन्हें एक दूसरे पर लादने से संविधान की जो मूल भावना बाधित होगी। और ये जो संविधान की मूल भावना है, ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो सामंजस्य की जो मूल भावना है, ये मौलिक ढांचे का भाग है, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो सामंजस्य है, क्योंकि ये मौलिक ढांचे का भाग है इसलिए इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते। तो ये जो मूल भावना है, ये जो संतुलन की भावना है, ये बुनियादी ढांचे का अनिवार्य विशेषता है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य का मूल लक्ष्य मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप केवल डीपीएसपी को ही लागू करोगे, मूल अधिकारों को लागू नहीं करोगे, तो जो डीपीएसपी के जो मूल उद्देश्य है ना वो भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी कि दोनों को लागू करके ही संविधान निर्माताओं के मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद जो है वो डीपीएसपी को लागू नहीं कर सकती। वस्तुतः संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन भी कर सकती है, परंतु मूल ढांचे जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि इन दोनों के सामंजस्य वाली बात जो बात है, जो कि इन दोनों के जो है कौन सी वाली बात, संतुलन वाली जो बात है, जो इनकी मूल भावना है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये व्याख्या मिनर्वा मिल्स केस में दी थी। इसके साथ में आपके जो है ये वाली चीज तो होती है कंप्लीट।
अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें और निकाली है मैंने, जैसे कि एक देखो, ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपके प्री में, मेंस में बन सकता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। तो भैया एक तो है फंडामेंटल राइट नकारात्मक प्रकृति के, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि भैया आप जो है विभेद नहीं करोगे आरआरसीएसपी के आधार पर, आप जो है लोगों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनोगे, ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रकृति का है। जबकि जो डीपीएसपी है वो कैसी प्रकृति का है, वो है सकारात्मक प्रकृति का। ये राज्य को दिशा निर्देशित करता है कि आपको सम वितरण के लिए काम करना है, आपको संकेंद्रण के रोकने के खिलाफ रोकना का काम करना है, आपको जो है लोगों को शिक्षा देने का काम करना है, आपको एससी एसटी कम्युनिटी के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति का काम करना है। तो ये तमाम सारे निर्देश देता है। एफआर जो है वो आपको पता है कि न्यायोचित प्रकृति के, यानी कि इसको लागू करवाने के लिए हम रिट याचिका दायर करवा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जबकि डीपीएसपी में ऐसा प्रावधान नहीं है, जबकि डीपीएसपी जो गैर न्यायोचित है। एफआर जो है वो क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक न्याय, यानी कि यूं कहो कि पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जो आपके डेमोक्रेसी है उसको स्टेब्लिश करने का काम करती है। जबकि डीपीएसपी जो है आपको पता ही है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करती है। तमाम सारे आर्टिकल जितने भी हमने देखे हैं, आप ये देखिए कि उनमें किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आपको दिखाई देगा। देखो ये सामाजिक, ये जो आपके आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है आपके, ये भी आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहा है। ये यहाँ पर देखो आर्थिक लोकतंत्र की तमाम सारी चीजें बात कर रहा है। यहाँ पर देखो किस प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भर भर के जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दिखाई देगा। ये देखो सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहा है, ठीक है। महिला पुरुष के में विभेद जो किया जाता है, या फिर जो है अस्पृश्यता की जो भावना है, वो सब सामाजिक लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो उसके खिलाफ किस प्रकार से जो है आपके संविधान निर्माताओं ने बात की थी, कहां पर, डीपीएसपी में। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है। जब एफआर जो है एक तरीके से व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत प्रकृति का है, ये इंडिविजुअल प्रकृति का है। जबकि डीपीएसपी जो है वो सामुदायिक कल्याण की बात करता है कि सामुदायिक हित में आपको संपत्ति का संकेंद्रण संवितरण करना है, आपको जो है अहितकारी संकेंद्रण रोकना है, आपको जो है समान नागरिक संहिता की बात करनी है। तो सामुदायिक हित की बात करता है, सामुदायिक प्रकृति का है, ठीक है। एफआर को लागू करने के लिए विधान आवश्यक नहीं है। तो जितने भी है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये तमाम सारी चीजों के लिए विधान की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। जबकि डीपीएसपी में कोई भी आर्टिकल तब तक लागू नहीं होता जब तक कि उसके लिए विधान नहीं बना दो, यानी कि ये स्वतः लागू नहीं होता, ये स्वतः लागू हो सकता है। एफआर के उल्लंघन करने वाली विधियों को जो है न्यायालय में शून्य किया जा सकता है आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13(2) के तहत। जबकि डीपीएसपी का उल्लंघन करने में ऐसा कोई शून्य वाला प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम न्यायालय में जा भी नहीं सकते क्योंकि गैर न्यायोचित प्रकृति का है, जबकि डीपीएसपी में सही गलत नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। एफआर को कानूनी रूप से मान्य है, जबकि डीपीएसपी जो है वो नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी नीति निर्देशक तत्व है जो कि भाग 4 से बाहर भी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी निर्देश राज्यों को दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 335 में यह कहा गया है कि आप जो सर्विसेज है, जो लोक सेवाएं हैं, वहां पर एससी एसटी के जो दावे हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हो, कोई बात नहीं, परंतु आप जो प्रशासनिक दक्षता है उससे समझौता नहीं करना है, यानी कि प्रशासनिक दक्षता से असंगतता नहीं होनी चाहिए। भाग 16 में 335 में क्या वर्णित है कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का जो दावा है वो प्रशासनिक दक्षता से संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। मतलब प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखना आपको, और एससी एसटी कम्युनिटी के जो आरक्षण के जो दावे हैं उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये निर्देश दिया जा रहा है। आर्टिकल 350 में जो प्राथमिक भाषा में, मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा जो मातृभाषा में दी जाती है उसके बारे में। आर्टिकल 351 में जो हिंदी भाषा का विकास का प्रावधान है, ये भी सब निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि भैया आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करवानी है, ठीक। ये तो हो गई आपकी इस क्लास वाली बात। अब कुछ मूल अधिकार के कुछ सिद्धांत छूट गए थे, तो वो आर्टिकल 13 में हमने पढ़ना, क्योंकि हम उसमें वाद सुप्रीम कोर्ट और उनके वादों में उलझे हुए थे, इसलिए जो है हम वो नहीं पढ़ पाए थे, तो उसको हम इस क्लास में पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, जैसे कि आपके जो घर में जो दाल है ना, उसमें दाल और कंकर एक साथ हो गए, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि आप दाल को कंकर से अलग कर लो, दाल को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। कई बार ऐसा होता था पीसे हुए आटे में मिट्टी डल गई, तो फिर क्या अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो वो एक अलग बात हो गई। यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई लो, जो कि अपने पढ़ा भी था परंतु ये नाम नहीं पढ़ा था इसलिए मैं वापस पढ़ा रहा हूं, कि अगर कोई लो कि ये 6 बातें हैं और उसमें से अगर ये 2 बातें
मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो ये दोनों ही बातें निरस्त कर दी जाएगी और बाकी 4 बातें यूं की यूं लागू रहेगी। ऐसा AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये बात कही गई थी। ठीक, यानी कि ये जो है, जो कि संविधान जो कि मूल अधिकारों से असंगत, विधि का वो पार्ट जो कि मूल अधिकारों से असंगत है, विधि उसी मात्रा में शून्य हो जाएगी, विधि उसी मात्रा में शून्य हो जाएगी। अब विधि कौन सी होगी? तो विधि केवल और केवल आपके ये 4 पॉइंट ही आपके विधि में रहेंगे। पहली बात, अगर अगर ये जो दोनों प्रावधान है वो, ये जो आपके दोनों प्रावधान है वो अगर मूल जो विधि है उसके जो मूल उद्देश्य है, मूल जो उद्देश्य है उसको छिन्न भिन्न किए बिना, पहली बात, अगर ये मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है दोनों के दोनों पॉइंट, और इन दोनों को हटाया जाना, इन दोनों को क्या है, इन दोनों का हटाया जाना, अगर इसके उद्देश्य, इस विधि के उद्देश्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इन दोनों को आप हटा दो। ठीक, ये तो हो गया आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि ये तो थे, क्या थे, ये तो थे कंकर के टुकड़े और इनको हमने अलग कर दिया। परंतु अगर ये जो है आटे में रेत हो, ठीक है, और अगर इन दोनों को हटाने से जो जिस विधि से उद्देश्य बनी थी, जिस उद्देश्य से विधि बनी थी वो उद्देश्य ही खत्म हो गया, तो फिर क्या करोगे आप? इस पूरी ही विधि को क्या कर दोगे? उस पूरे ही आटे को जो मिट्टी में मिली हुई, मतलब उस पूरे ही आटे को जिसमें मिट्टी मिली हुई थी उस आटे को क्या कर देंगे? फेंक देंगे। यानी कि अगर विधि का कोई पार्ट जो कि इस मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और वो पार्ट उस विधि के उद्देश्य से बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है तो वो पूरी की पूरी ही विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये तो हो गया आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने आपके डिसीजन दिया था। अब हम पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, यानी कि आच्छादन का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत जो कि बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP स्टेट वाले मामले में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जैसा कि अगेन अपन ने 13(1) में पढ़ा था, ये तो बात 13(2) की बात है, ठीक है, पढ़ा था, परंतु अपन ने ये नाम नहीं पढ़ा था। विधि उसी मात्रा में शून्य हो जाएगी जिस मात्रा में मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है। 13(1) में हमने ये पढ़ा था, संविधान निर्माण से पूर्व अगर कोई ऐसी विधि है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो वो शून्य होगी। ठीक है, ये ग्रहण का सिद्धांत, ये आच्छादन का सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि अगर कोई विधि जो कि पहले चल रही थी वो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो वो शून्य होगी। ये तो हो गया आच्छादित हो गया, वो क्या ढक गया, वो क्या हो गया, उसके ग्रहण लग गया। ठीक, उस विधि के ग्रहण लग गया जो कि मूल अधिकारों से असंगत है। अगर बाद में कोई ऐसी विधि मतलब मूल अधिकारों में ऐसा चीज ऐड हो जाती है और उसकी असंगतता खत्म हो जाती है तो उसको वापस भी लाया जा सकता है। ये तो हो गया आपका ग्रहण का सिद्धांत जो कि बीकाजी वर्सेस MP स्टेट में कहा गया था। अब ये जो है वो लगभग बात यही है कि विधि का वही भाग लागू होगा जो कि मूल अधिकारों से संगत है, जो असंगत है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल केस में ये वाली बात ग्रहण के सिद्धांत के मिलाकर कही गई थी। अब ये अद्वितीयजन का सिद्धांत भी देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर क्या है। ये बेसिकली USA का सिद्धांत है। वहां के नागरिकों को यह अधिकार है कि अगर वो मूल अधिकार नहीं लेना चाहे ना, क्योंकि संविधान ने तो मूल अधिकार दिए हुए हैं, अगर वो मूल अधिकार नहीं लेना चाहे तो वो मना कर सकते कि मेरे को ये फला अधिकार नहीं चाहिए। परंतु हमारे भारत में ये अधिकार किसी नागरिक को नहीं है कि जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उसको आप त्याग दो, उसको आप क्या कर दो? अधित्यजन कर दो, अपनी इच्छा से जो है वो अधिकार त्याग दो। यानी कि कोई कहे कि आर्टिकल 31 में जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है मैं तो वो त्यागता हूं, मेरे को राइट टू सुसाइड चाहिए। क्या है कि मेरे को राइट टू सुसाइड चाहिए, तो न्यायालय उसको कहेगा या फिर सरकार उसको कहेगी कि भैया आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। ठीक, आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु इस प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को त्यागने का यानी कि अधित्यजन का जो अधिकार है वो आपके पास में नहीं है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर जो है वो भारत में लागू नहीं होता। ऐसा किसमें कहा गया था? विश्वेश्वरनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ MP वाला जो केस था या MP स्टेट वाला जो केस था उसमें ये कहा गया था कि आपको अपने मूल अधिकारों को त्यागने का अधिकार नहीं है। ये एक USA की उदाहरण है जो कि भारत में लागू नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ में होती है आपकी क्लास एंड, जिसमें कि हमने DPSP कंप्लीट कर लिया है, फंडामेंटल राइट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास के बारे में अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, आप इसको फॉलो करिए। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, उस क्लास में कोई दिक्कत हो या किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट के द्वारा भी सहायता की जाएगी, और अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो नया वीडियो भी बनाया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।